हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड 4 सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्योंकि वो 4 सेमेस्टर में एक ही पेपर है, तो इस सब्जेक्ट की क्लासेस पर डे बैक टू बैक मिलती रहेंगी। आपका टॉपिक है आज का वैदिक शिक्षा। यूनिट फर्स्ट है और टॉपिक जो आपका है फर्स्ट चैप्टर है और क्लास आज आपकी फर्स्ट है। तो गाइस, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा वैदिक शिक्षा यानी कि वैदिक एजुकेशन। पहला समझते हैं अवधारणा। अवधारणा इसमें क्या है वैदिक शिक्षा की। ऐतिहासिक प्रमाणों से मालूम होता है कि प्राचीन भारत में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली उपलब्ध थी। उस समय व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रगति, संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। जो वैदिक शिक्षा है, ऐतिहासिक प्रमाण से मालूम होता है कि जो प्राचीन शिक्षा थी वो भारत में व्यवस्थित रूप से उपलब्ध थी, मतलब सिस्टेमेटिक रूप से व्यवस्थित थी। और उस समय जो व्यक्ति था वो सर्वांगीण विकास, मतलब राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक और सामाजिक विकास, उसमें जो हमारी संस्कृति थी उसके उत्थान के लिए अनिवार्य थी। विश्व जिस समय अपनी आवश्यकताओं में डूबा था, जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा और मकान, उस समय संसार अपनी आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा और मकान को की जरूरत के लिए जो कार्य करने पड़ते थे उसमें डूबा हुआ था इंसान, तथा उसमें असभ्यता व्याप्त थी। उसमें किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी कि कैसे दूसरे का साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे दूसरे के साथ रहना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, कैसे अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए और दूसरे के भाव विचारों को समझना चाहिए। उस समय ऐसी कोई सभ्यता मनुष्यों में नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय मनुष्य क्या थे, अशिक्षित थे, इसलिए असभ्यता का कारण था। उस समय हमारे देश की शिक्षा पद्धति पूर्णतः सर्वांगीणता, धार्मिक, संस्कृत ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाए हुए थी। जो हमारे उस समय की जो शिक्षा थी पूर्णतः सर्वांगीण और धार्मिक, संस्कृत ज्ञान को जो अपना लक्ष्य बनाए हुए थे मनुष्य, वो हमारी वैदिक शिक्षा के रूप में ही जान सकते हैं। उस समय भी हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृत के विश्व के शिखर पर विद्यमान थी। जो हमारी देश की सभ्यता और संस्कृत थी वो संसार के या विश्व के शिखर यानी कि चोटी पर विद्यमान हुई थी, क्योंकि अपना विकास धीरे धीरे कर रही थी। उसी को हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। जो हमारी वैदिक शिक्षा का कार्य समय था या जो काल समय था वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक का समय जो था वैदिक शिक्षा के वैदिक काल से नाम से जाना जाता था या वैदिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था। वैदिक शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा जो औपचारिक होती थी, क्योंकि बालक को जीवन के शुरू के कुछ साल जो होते थे वो आश्रम में, गुरु के आश्रम में रहकर ही ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हुए गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था। जो हमारे छात्र से जो गुरु के साथ छात्र होते थे वो अपने घर को छोड़कर गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा को प्राप्त करते थे और वहाँ की संस्कृत और सभ्यता को सीखते थे। कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसे प्रकृति के साथ सीखना है, वास्तविक प्रकृति के रूप में उनका कैसे संपर्क बनना चाहिए, वे वैदिक शिक्षा के माध्यम से सीखते थे। और गुरु प्रवचन के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे। परिभाषा, पहली परिभाषा है अल्तेकर के अनुसार शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी संस्कृत, शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती है और उत्कृष्ट स्थान बनाती है। जो
अल्तेकर ने कहा है कि जो शिक्षा है वो ज्ञान का प्रकाश और शक्ति का एक स्रोत मान सकते हैं। जो शिक्षा है एक ज्ञान का प्रकाश है, जो हमारे अंदर जो अंधकार होता है उसको शिक्षा के माध्यम से हम उस अंधकार को दूर कर सकते हैं, जो कि एक शक्ति के स्रोत के रूप में माना जाता है। जो हमारी शारीरिक मानसिक, जो हमारे शरीर की शारीरिक होता है, जो शरीर से संबंधित होता है, जो और मानसिक जो हमारे मन से संबंधित होता है, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का और क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्य, उनके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे अपने आप में विकास करना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, उन सब में शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हुई नजर आ रही थी। हमारे स्वभाव में परिवर्तन भी करती थी, कैसे 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 लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे हम दूसरे की भावनाओं को समझें या अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करें। इन सब जो पूर्ण शब्द थे उनका एक शिक्षा के माध्यम से हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते थे और हमारा जो स्थान होता था समाज में उत्कृष्ट बनाती थी। फिर है दूसरी डेफिनेशन डॉक्टर F.W. थॉमस के अनुसार, भारत में शिक्षा कोई नई बात नहीं है। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली है। डॉक्टर F.W. थॉमस ने कहा कि जो भारत में शिक्षा का जो शिक्षा है उसका कोई नया स्वरूप तो नहीं है, क्योंकि ये पुराने समय से प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। शिक्षा का माध्यम, संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो विश्व में ऐसा कोई संसार देश नहीं है जहाँ पर ज्ञान की प्रेम की धारा ना बहती हो, जो कि परंपरा से अधिक प्राचीन, जो हमारी सभ्यता है, जो कि संस्कृत है, उससे अधिक प्राचीन हो या शक्तिशाली हो। फिर है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में माता पिता को छोड़कर गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। हमारे जो छात्र होते थे गुरुकुल में जाकर अपने घर को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में ही रहते थे और वहाँ पर गुरु के साथ ही अपना जितना भी जब तक शिक्षा प्राप्त करते थे तो गुरु के साथ ही रहकर अपना जीवन यापन करते थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। और जो छात्र अपने घर पर जैसा कार्य करते थे वहाँ वैसा ही कार्य गुरुकुल में भी करते थे। जो गुरु होते थे मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के बाद उनका चिंतन मनन किया करते थे। जो छात्र होते थे जो गुरु के द्वारा जो प्रवचन दिए जाते थे उनका स्वाध्याय किया करते थे और पुनरावृत्त करते थे और चिंतन मनन करते थे, जिससे कि छात्र जो होते थे जल्दी से जल्दी सीख सकें। लेकिन उस समय क्या था कि रटने की प्रवृत्ति थी उस पर अधिक बल दिया जा रहा था। उस समय मौखिक पद्धति का प्रचलन हुआ करता था। कभी कभी वाद विवाद, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि का भी प्रयोग किया जाता था। जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी पहले की, जो कि एक महत्वपूर्ण गुरुकुल प्रणाली थी, जो कि कभी कभी वाद विवाद यानी कि कई छात्र होते थे कि दो खंडों में बांट दिया जाता था और उनके सामने आमने सामने क्वेश्चन और उत्तर पूछे जाते थे, जो कि वाद विवाद के रूप में मान सकते हैं। कथा प्रणाली जैसे आज के रूप में कथा सुनते हो, वैसे ही उस समय छात्र कथा को सुनते थे और अगर छात्रों में ही कोई एक कथा सुनाता था उसी प्रवचन को दोहराता था और सभी लोग सुनते थे, गृह कार्य दिया जाता था। फिर प्रकृति से संपर्क, जो हमारा छात्र थे सीधे प्रकृति से संबंधित हुआ करते थे, जिससे कि उनके प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों के चरणों में बैठकर ज्ञान का संचय करते थे, क्योंकि उस समय जो विद्यालय नहीं होते थे और जो शिष्य और ऋषि होते थे वो पेड़ के नीचे ही बैठकर ज्ञान को देते थे और छात्र सीखते थे। अतः वह प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता था। जो छात्र था वो प्रकृति से सीधा संपर्क में रहता था, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक पर अत्यंत प्रभाव पड़ता था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में वनों में सभ्यता की जो धारा बहती है हुई, उसने संपूर्ण भारत को आप्लावित कर दिया है। जो हमारे वन थे वो भारत की सभ्यता में इस प्रकार धारा प्रवाहित हुई कि संपूर्ण भारत को भी अपने अंदर समा लिया। गुरुकुल प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी। छात्र अपने गुरु के पास
उसके कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे और उसके वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त होती थी। जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी उसमें छात्र जो था गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु के सदस्य के रूप में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त करता था, जिससे कि उनके जो वास्तविक जीवन की जो शिक्षा थी वो अपना प्राप्त करते थे छात्र। फिर अध्ययन की अवधि जो थी प्राचीन काल में वो 12 वर्ष की थी, साधारणतः तो 12 वर्ष की थी। इसके अतिरिक्त जो अवधि में केवल एक बार यानी कि 12 वर्ष में केवल एक वेद की को ही अध्ययन कर सकते थे। अगर एक से अधिक वर्ष वेदों को अध्ययन करना चाहते थे तो उन्हें 12 वर्ष का समय व्यतीत करना पड़ता था। धार्मिक शिक्षा। प्राचीन समय में संपूर्ण शिक्षा धर्म से ही प्रेरित थी। शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय, सामग्री, यहाँ तक कि छात्रों को दैनिक जीवन भी धर्म पर अवलंबित था। ज्ञान का अर्जन धर्म के द्वारा धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। जो हमारी प्राचीन धार्मिक शिक्षा थी वो धर्म से ही संबंधित हुआ करती थी, धर्म से ही प्रेरित हुआ करता था। जो छात्र शिक्षा के आदर्श जो उद्देश्य व्यवस्था थे उसको छात्र सीखकर, विषय सामग्री को सीखकर वो अपने जीवन में धर्म पर ही अवलंबित होकर कार्य करते थे और ज्ञान का अर्जन भी धर्म के द्वारा धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया करते थे। सार्वभौमिक एवं निःशुल्क। जो उस समय की शिक्षा हुआ करती थी निःशुल्क थी, जो कि सार्वभौमिक थी। जो छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद या शिक्षा के समाप्ति के बाद जो छात्र होते थे गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे और धन, भूमि, पशु आदि भी दिया करते थे। शिक्षण अवधि। शिक्षण विधि। उस प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियाँ होती थी व्याख्यान विधि थी और मौखिक विधि थी, जिससे छात्र श्रवण या मनन या स्वाध्याय पुनरावृत्ति के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करते थे। शिक्षण का समय जो था प्रातःकाल से दोपहर तक था और फिर भोजन के बाद विश्राम करने के बाद सायंकाल तक शिक्षण का समय चलता था। छात्र जीवन के नियम। जो छात्र जीवन के नियम थे, विद्यार्थी जीवन जो जीवन था विद्यार्थी का वो पूर्णतया ब्रह्मचार्य का जीवन था। इसमें ब्रह्मचारी को रहन सहन, खान पान और वेशभूषा आदि संबंधी नियमों का जागरूक होकर पालन करना पड़ता था। फिर गुरु शिष्य संबंध। गुरु जो था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे से पुत्र और पिता की तरह व्यवहार किया करते थे। गुरु जो शिष्य होते थे गुरु की बात की सेवा करते थे। शिष्य के प्रति गुण वात्सल्य हुआ भाव रखता था। जिस प्रकार पिता अपना धन, यश, ज्ञान आज अपने पुत्र को सौंप दिया करते थे, उसी प्रकार से अपने जो गुरु होते थे अपने शिष्य को अपना ज्ञान और तब अर्जित कर दिया करते थे। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन का विकास करना। जो हमारा जो वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था स्वास्थ्य संरक्षण मतलब शरीर से को संरक्षित करना और संवर्धन ज्ञान का विकास मतलब कि शिक्षा ज्ञान का विकास भी बहुत जरूरी था। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि नैतिक और चारित्रिक विकास को बढ़ाया जाए। फिर आध्यात्मिक उन्नत। जो वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तीसरा था कि आध्यात्मिक उन्नत का भी विकास छात्रों के अंदर किया जाए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन फोर्थ पॉइंट है, जो कि वैदिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाए, ज्ञान कराया जाए और उनका पालन छात्र करें। फिर जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। जो हमारे छात्र होते थे वैदिक शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन मतलब जीवन को जीने की कला और कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी। संस्कृत का संरक्षण एवं विकास। जो हमारी वैदिक शिक्षा थी संस्कृत का संरक्षण करने के लिए भी प्रेरित करती थी और उसका विकास किया जाता था छात्रों के अंदर। वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या थे? ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली अपने निजी जिन दोषों के कारण भारतीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल हुई, वही उसका पतन प्रारंभ हुआ और उसके निम्नलिखित दोष है। पहला है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं होना। जो हमारी शिक्षा वैदिक शिक्षा थी उसमें राजा या महाराजा का कोई उत्तरदायित्व नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस पर गुरु का ही उत्तरदायित्व होता था, जिससे कि उस वैदिक शिक्षा का पतन वहाँ से प्रारंभ हुआ। सेकंड पर आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। जो आश्रम के आय का स्रोत था वो अनियमित था। उस समय कोई निश्चित आय स्रोत नहीं था, क्योंकि उस समय राजा महाराजा के अगर छात्र
बच्चे पढ़ने जाते थे तो अगर राजा महाराजा उन पर अगर दयनीय दयादीन दृष्टि को रखते थे तो अगर आश्रम चलता था। और उसके बाद अगर आश्रम दयनीय अवस्था में पहुंच जाता था तो वहाँ के छात्र होते थे वो भिक्षा के रूप में जो प्राप्त करते थे उसी से आश्रम चलता था। फिर है थर्ड पॉइंट, अव्यवस्थित पाठ्यक्रम। उस समय जो पाठ्यक्रम चलता था वो व्यवस्थित ना होकर किसी ही रूप में किसी उम्र के बालक को शिक्षा प्राप्त कर दी। मान लीजिए कि जो छोटा बालक है वो बड़े बालक की जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था वही छोटे बालक को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि जो पाठ्यक्रम होता था व्यवस्थित नहीं था, जिससे कि वैदिक शिक्षा का पतन आरंभ हुआ। फोर्थ, रटने पर अधिक बल देना। जो उस समय की वैदिक शिक्षा थी उस समय गुरुओं के द्वारा प्रवचन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि छात्र जो होते थे चिंतन मनन करके और स्वाध्याय करके शिक्षा को सीखते थे, जिससे कि रटने पर अधिक बल दिया जाता था, जिससे कि वैदिक शिक्षा का पतन आरंभ हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण दोष के रूप में जाना जाता है। कठोर अनुशासन। जो हमारा वैदिक शिक्षा थी उस समय का जो अनुशासन हुआ करता था वो कठोर हुआ करता था। उस समय जो वेशभूषा होती थी उसमें किसी भी प्रकार के अलंकृत शरीर या साज सज्जा को निर्धारण नहीं कर सकते थे। उस समय मांस मछली या मांस खाना आदि भी अलाउ नहीं था। फिर जन शिक्षा का अभाव। उस समय जो वैदिक शिक्षा थी उस समय नीची कास्टों को या नीची वर्गों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, और उस समय खाली ब्राह्मणी शिक्षा या क्षत्रिय शिक्षा लोगों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि जन शिक्षा का अभाव होता था। फिर सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव। उस समय जो वैदिक शिक्षा होती थी उस समय केवल बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि जो स्त्रियां होती थी शिक्षा को प्रदान करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, कि जिससे कि स्त्री जो होती थी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकती थी। उस समय का जो कारण था महत्वपूर्ण स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव हुआ, जो कि वैदिक शिक्षा का पतन आरंभ हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण दोष था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।